Now it's a sixth part. Now we started it. तो ये जो सिक्स पार्ट है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये है क्या? बेसिकली आप देखिए, तो यहाँ पे पहले तो ये जो सिक्स पार्ट है ये क्या है? तो ब्लास्टोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ये है इसमें। ये आपने देखा होगा अपने सिलेबस में, आपके सिलेबस में स्पेशली क्या कहते हैं, इस टॉपिक का नाम लिख के मेंशन किया हुआ है, ब्लास्टोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस में कंपैरिजन देखते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली हमको पहले जानना होगा कि ब्लास्टोजेनेसिस होता क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ब्लास्टिमा क्या होता है, ब्लास्टोजॉइड क्या होता है। तो ये सारे टर्मोलॉजी हैं। जब हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो उसी टाइम हमने इन सब चीज़ों को क्लियर कर लिया था, बट हियर वी अगेन रिवाइज इट, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो नई मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार के रिकैप हो जाना चाहिए कि आखिर वो चीज़ है क्या। तो अगर हम देखें बेसिकली, तो ब्लास्टोजेनेसिस क्या है कि जो ब्लास्टोजेनेसिस है वो ब्लास्टिमा से फॉर्म होता है। तो इसलिए हमको पहले जानना पड़ेगा ब्लास्टिमा क्या होता है। तो जो ब्लास्टिमा होता है बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो ब्लास्टिमा होता है ये आपका पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब जो एक नया इंडिविजुअल आएगा, जिससे कोई समझिए नया इंडिविजुअल है, तो जो नया इंडिविजुअल है ये किससे आएगा? तो ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये नया इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि खूब सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं एक साथ इंगेज होते हैं। ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है? तो यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल का फॉर्म होना जो कि ब्लास्टिमा में पहले हो चुका, उसी से होता है। और इससे होता है अ ग्रुप ऑफ सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स देखो बेसिकली हम जानते हैं कि जर्मिनेटिव सेल होते हैं, ठीक। तो जो कहते हैं आपके सोमैटिक सेल्स हैं वो इनसे फॉर्मेशन होता है। और किस प्रोसेस के जरिए? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के अंडर में आपका ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टिमा, ब्लास्टोजॉइड्स, ये सारे की सारी चीजें इन्वॉल्व है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है ये आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये जो है ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक। तो ब्लास्टोजेनेसिस इज सिमिलर एज एम्ब्रियोजेनेसिस, बस क्या होता है कि वहां पे जर्मिनल सेल की जरूरत होगी, अ सिंगल जर्मिनल सेल, और यहाँ पे क्या होगा कि सोमैटिक सेल्स की जरूरत होगी। नाउ अब सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स होते क्या हैं? तो बेसिकली जो जर्मिनल सेल्स होते हैं ये आपके सेक्सुअल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सोमैटिक सेल्स होते हैं एक नॉर्मल, जैसे कि आपका कोई भी स्किन का सेल हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गन हो गया। और कोई भी ऑर्गन में वो सारे ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं उनको छोड़ के ऑर्गन, जैसे कि हाथ का अगर मेरे कोई सेल निकल गया, किसी मैंने हाथ का अपना कोई टिश्यू दे दिया आपको, तो वो क्या हो गया? मेरा सोमैटिक सेल हो गया, ठीक है। फेस का दे दिया, हाथ का दे दिया, फिर मैंने अपने लेग का दे दिया, तो ये सब क्या है? सोमैटिक सेल्स है, ओके। ना तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, किससे? गैमेट से होता है, ठीक। और ब्लास्टोजेनेसिस में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस में जर्मिनल सेल से होता है और ब्लास्टोजेनेसिस में सोमैटिक सेल से होता है। बेसिकली यही दोनों डिफरेंस है, ठीक। अब हम आएंगे तो हम क्या देखेंगे? मोस्ट एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत सारे बेसिकली काफी है मात्रा में जो मतलब जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैसे? जैसे कि आपका बडिंग हुआ, फिर आपका फ्यूजन हुआ, आपका गैम्यूल्स हुआ, स्पॉन्जिला हो गया, पोरिफेरा हो गया, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, उनमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो प्रोसेस चलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा है, फिर क्या हुआ कि इसमें बर्ड हुआ, फिर डिटैच हुआ, ये मतलब पैरेंट बॉडी से डिटैच हुआ, डिटैच होने के बाद एक नया ये फिर हाइड्रा जनरेट हुआ। तो ये लगातार जो प्रोसेस है, इट इज अ टाइप ऑफ अ साइकिल। ये साइकिल है लगातार जो चलती है, कहते हैं बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शो करता है। Any sexual reproduction stage that bud or strobilus develop into sexual mature individual.
ठीक है। तो बेसिकली हमने देख लिया किस है कि बड या फिर स्टॉब्लिस। अब स्टॉब्लिस जैसे कि हमने हाइड्रा के केस में पढ़ा था, फिर हमने सिलेनोटेट के केस में पढ़ा था। तो स्टॉब्लिस कैसा होता है? स्टॉब्लिस कुछ इस तरह से होता है जैसे कि क्रिएट, ठीक है, ऐसे अटैच होता है। तो जब यहाँ पे ये पार्ट जो है इसका ऊपर वाला पार्ट है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर एक नया सिलेनोटेट बनाता है, वो स्टॉब्लिस में होता है। बड में क्या होता है? बडिंग जैसे कि बहुत ज्यादा कॉमन है वो हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा में जो बडिंग केस होती है वो हो गया। तो ये कैसे डेवलप, किसमें डेवलप होता है? इन टू सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल में। ये सिर्फ इंडिविजुअल की यहाँ बात चलेगी, ठीक, मतलब सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की बात चल रही है। उसके बाद और हम देखेंगे तो और क्या है, एज, इसमें क्योंकि इसी से आप तो आप होंगे, हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो शो कर रहा है एक्सुअली प्रोडक्शन को, एक्चुअली ओके। तो उसके बाद और क्या आप देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि इसके जो साइकिल है थोड़ी अलग होगी, क्योंकि आपको पता, आप हम सबको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है होता है उसका पीरियड, और वही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके जो लाइफ मतलब टाइम पीरियड है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, वी नो दैट। तो इसीलिए इन दोनों का जो स्टेज होता है तो अलग होता है, अलग हो जाता है इस केस में। ये थोड़ा सा मतलब जो इम्प्लास्टोजेन डिले करेगा। नेक्स्ट, एंड द asexual employ similarly morphogenetic process। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप बात करें, बात करें मतलब जेंसिस की यहाँ बात चल रही है, और एसेक्सुअल बर्ड, एसेक्सुअल बर्ड मतलब ब्लास्टोजेन। अगर इनसे का हम एक और चीज मॉर्फोजेनेटिक होता है, मॉर्फोजेनेटिक मतलब वो के दोनों को पेरेंट चाहिए ही होता है, ठीक है। की बात हो गई कि ये जो आपका बर्ड हो गया मतलब वहां पे एक पेरेंट क्या हम, अच्छा वॉइस रही है, वेट, नो इट इज ओके, अब ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें कि जो आपका अगर हम बर्ड मतलब एसेक्सुअल के बर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है एसेक्सुअल बर्ड में कि जो क्या कहते हैं आपका जो प्रोसेस चलता है, तो बेसिकली दो के दोनों को, चाहे वो हम ब्लास्टोजेनेसिस की बात करें चाहे एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, पेरेंट की नीड होती है, यहाँ पे ये सिमिलरिटी होगी। अब मॉर्फोजेनेटिक मतलब, मॉर्फोजेनेटिक कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल बात करें, मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकली, फिजिकली जो अपीयरेंस होता है। अगर हम ब्लास्टोजेनेसिस की बात करें या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे पेरेंट का कुछ ना कुछ ट्रेड हमको मिलता है, ठीक है, दोनों में। अब होता क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एकदम डिक्टो कॉपी हो जाता है, ठीक है। जो मतलब ऑफस्प्रिंग है, जो इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है वो पैरेंट बॉडी का एकदम कॉपी होके आता है। लेकिन अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस में तो वहां पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो थोड़ा बहुत चेंज मतलब कि कुछ चीजें जो होती है डिसिमिलर हो जाती हैं, बाकी जो मतलब जेनेटिकली चीजें हैं वो कॉपी होके आ जाती हैं, ठीक है, जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो जाएंगी। तो वही चीज कि यहाँ पर अगर मॉर्फोजेनेटिक की हम बात करें तो दोनों का सिमिलर ही है, क्योंकि दोनों को दोनों मतलब कि चाहे हम ब्लास्टोजेनेसिस लें चाहे एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वहां पे ये कहते हैं कि दो के दोनों को पैरेंट का ट्रेट मिलता है, ठीक, इसलिए यहाँ पे इस प्रोसेस में आने के बाद यहाँ पे सिमिलरिटी शो हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे
In comparison of blastogenesis and embryogenesis, blastogenesis is much simple than embryogenesis. ये हम सबको पता ही है, we know that कि जो blastogenesis है वो embryogenesis के केस में देखिए तो काफी आसान होता है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। साथ ही साथ जो embryogenesis है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा, one thing tell me in chat box that is my voice is clear or not and slide is visible or not? ओके, नेक्स्ट। और जो हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हम देखते हैं ब्लास्टोजेनेसिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस बिकॉज ब्लास्टोजेनेसिस बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन फ्यूजन, अगर हम फ्यूजन का केस देखें तो फ्यूजन के केस में हम क्या देखते हैं, बेसिकली क्या देखते हैं फ्यूजन में? जैसे कि एमोइबा हो गया, तो उसमें फ्यूजन में क्या है कि एमोइबा ये है, यहाँ पे क्या होगा कि ये कहते हैं इसका थोड़ा सा पार्ट जहाँ पे न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा वो डिटैच लेगा और डिटैच एक नया दो नया डॉटर एमोइबा बन जाएगा। ठीक, यही आप देखते हैं। तो इन फ्यूजन ने न्यू इंडिविजुअल और ब्लास्टोजोइड जी आ गया ब्लास्टोजोइड। तो ब्लास्टोजोइड जो प्रोसेस होता है इसमें ब्लास्टोजेनेसिस एज वेल एज ब्लास्टिमा दोनों जब प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जब कोई इंडिविजुअल ब्लास्टिमा को क्रॉस करते हुए ब्लास्टोजेनेसिस में आता है तो उस प्रोसेस को हम ब्लास्टोजोइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आपका नया इंडिविजुअल होता है, मतलब जो नया इंडिविजुअल कौन, जो न्यू ऑफस्प्रिंग है या फिर उसको आप ब्लास्टोजोइड बोलिए, इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म थस ब्लास्टोजोइड से डेवलप। ओके ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या प्रोसेस होता है कि कोई भी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उनका जब ब्रेक होता है, जैसे कि अगर एमोइबा का केस लें तो एमोइबा में क्या होता है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म ब्रेक हुआ ना, टूटा ना, अलग हुआ, डिटैच जब हुआ, अलग हुआ, तभी तो न्यू इंडिविजुअल परफॉर्म हुए, मतलब दो डॉटर सेल अलग से आए। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है जब वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हार्ट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो जो लार्ज पोर्शन होता है ऑर्गन और इन द बॉडी, उससे क्या होता है, उससे न्यू इंडिविजुअल परफॉर्म होता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। ठीक, देखो रीड अप कर लेते हैं। ब्लास्टोजोइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द हाफ of the parental organism and parent organism provide a large portion of the organ and body part, ठीक है, which is necessary for the development of new individual, जो कि एक नए इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, द पोलैरिटी और एंड बाइलेटरी ऑफ द पैरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोमिनेंट इन द ब्लास्टोजोइड। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि जब क्या कहते हैं ब्लास्टोजोइड प्रोसेस चलता है तो एक पैरेंट ऑर्गेनिज्म या तो पोलैरिटी, मतलब यहाँ जहाँ पे वर्ड आ जाए अगर पोलैरिटी की या फिर बाइलेटरी की, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे डिवीजन की बात चल रही है। ठीक, क्योंकि अगर आप बाइलेटरी डिवीजन देखो तो बाइलेटरी डिवीजन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये है तो इसका बी से कट जाना। ठीक, ये हो गया। और पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि चीजें कटने की बात चलती है, चाहे ऐसे कट गया चाहे ऐसे कट गया, डिवाइड टू हुआ ना, पार्ट में डिवाइड हुआ, तो पोलैरिटी मतलब क्या है, कटिंग की बात चल रही है। ठीक, या तो काफी सारे कट में डिवाइड हो फिर दो कट में डिवाइड हो जाए पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो जो प्रोसेस ये जो कब होता है, ये ब्लास्टोजोइड के कंडीशन में होता है। ठीक, जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखो तो एमोइबा केस देखो, तो एमोइबा बना होता है, ये क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस है बीच में, ये बीट अलग होता है, जब ये अलग होता है, इस तरह से अलग होता है तो फिर ये कट जाता है, जब यहाँ से कट जाएगा तो एक नया, दो नए नए न्यू डॉटर सेल्स परफॉर्म होंगे, मतलब बनेंगे। ठीक, वही अगर हम प्लेनेरिया का केस देखें तो हमने प्लेनेरिया केस बेसिकली और कहाँ पढ़ा था, जब हम स्टार्टिंग में प्रीवियस पार्ट टू था, यस आई थिंक पार्ट थ्री में हमने देखा था, वहां पे हमने क्या देखा था प्लेनेरिया केस में
कि लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज लैटिट्यूडनल फ्यूजन देखा था। ठीक, आपको याद होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल देखा था हमने। तो जो प्लेनियर केस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह से कटता है। लैटिट्यूडनल क्या होता है, जब क्या कहते हैं वो हॉरिजॉन्टली कट हो। तो बाइलेटरल तो प्लेनिया में कट हुआ, जब ये कहते हैं ये पैरेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तब जाके दो नया प्लेनिया डॉटर सेल्स परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे इन द केस ऑफ बडिंग, बडिंग के केस में क्या है, फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। बडिंग के केस में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है डेवलपमेंट का, जो विकास का फंक्शन, क्या जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब उलझा हुआ होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म sorry all organ and differentiated part of blastocyte develops new, क्योंकि जितने भी ऑर्गन होते हैं और जितने भी ये कहते हैं आपके ब्लास्टोसाइट पार्ट होते हैं वो नए डेवलप करते हैं। अगर आप एक बात गौर करो तभी आपने देखा कि क्या कहते हैं बडिंग की छोड़ो, फ्यूजन के केस में आपने क्या देखा कि वहां पूरा तो ठीक है, एक हम न्यूक्लियस दे देंगे, किसी भी चीज का नया न्यूक्लियस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन बडिंग के केस में कौन सा न्यूक्लियस आप देने जा रहे हैं, वहां तो सिर्फ क्या कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, कट के अलग हो गया पार्ट पैरेंट बॉडी से। तो इसीलिए ये थोड़ा सा केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और इसमें मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक, thus in this initial stage bud always have a larger degree of complexity than the fertilized egg or even than a blastase। देखो यहाँ पे क्या कहता है बेसिकली कि इस केस में क्या होता है, जब शुरुआती तौर पे जब बड है वो हमेशा एक हाई डिग्री पे मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वो फर्टिलाइज, मतलब किससे कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, तो देन मतलब है कंपैरिजन की बात चली है, वो ज्यादा से ज्यादा किससे कंप्रोमाइज होगा। एक मिनट, really is network issue from my side, it's okay dear। from my side it's okay। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है कि जो, हाँ ठीक, तो हम बात क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन का केस आता है एक एग से ज्यादा, मतलब एक एग जितना कहते हैं कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें भी। अब कौन से एग की बात कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं इस समय एम्ब्रियोजेनेसिस के एग को लेके बडिंग से कंपेयर कर रहा है। ठीक, क्या आप लोग की साइड भी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मेरे साइड सब ठीक है। ठीक है, तो फिर कहते हैं बताया क्या कि जो बर्ड होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम किससे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो वो एक एग जैसे कि फर्टिलाइज एग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेम उसी तरह इसमें भी ये कहते हैं जो आपका ब्लास्टोजेनेसिस होता है उसमें जो बर्ड बनता है तो बर्ड में भी उसी तरह से होता है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको खुद समझना होगा कि कहाँ पे कब किससे क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। क्योंकि हम मतलब पूरे इसमें केस स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, कंपैरिजन बिटवीन ब्लास्टोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, तो हम दोनों को एक साथ लेके कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा अगर अदर रिस्पेक्ट मतलब हम दूसरा अगर देखें मॉर्फोजेनेटिक केस में, मॉर्फोजेनेटिक मतलब पूरा एक फिजिकल परफॉर्म में देखें तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस इन बर्डिंग आर सिंपल देन एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे अब बता रहा है कि जब प्रक्रिया चलना शुरू होती है, प्रक्रिया कौन सी चलती है, मॉर्फोजेनेटिक का। अभी जब एकदम एकदम इनिशियल स्टार्ट हो रहा था, इनिशियल तब स्टार्ट हो रहा था जब क्या कहते हैं एक नया बर्ड डिटैच हुआ था पैरेंट बॉडी से, एक नया जैसे ये बर्ड है जब ये पैरेंट बॉडी से डिटैच होके आया और एक नया ओवम है, ठीक है, फर्टिलाइज एग है, वो जब दोनों आए तो उस केस में क्या बता रहा था, उस केस में बताया कि ये कहते हैं इन दोनों का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ही रहता है उस समय।
फिर बताता है कि जब एक मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस शुरू होता है, मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस मतलब एक बॉडी में वो कन्वर्ट होना शुरू होता है। जब बॉडी में कन्वर्ट शुरू होता है तो उस समय क्या हो जाता है, उसमें केस उल्टा हो जाता है। उस समय केस ये हो जाता है कि जो बर्ड है वो उसका जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है, किससे, एम्ब्रियोजेनेसिस से। मतलब एक जो फर्टिलाइज एग है उसके केस में अब वो क्या कहते हैं, बर्ड का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की, एक नया इंडिविजुअल जब एक मतलब अपनी फिजिकल फॉर्म ले रहा है, एक बॉडी का फॉर्म कर रहा है, तो फिर उसमें हर्ट फॉर्मेशन होना, फिर ये कहते हैं लिम्फ फॉर्मेशन होना, काफी सारे लिम्स हो गए, लिम्स के साथ साथ फिर कहते हैं हेड फॉर्मेशन तो पहले हो जाएगा, और उसके बाद फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना, फिर उसको फीडिंग चाहिए होना। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे चलना शुरू होगा एम्ब्रियोजेनेसिस में, वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा किससे, बडिंग के केस से। ठीक है, नेक्स्ट, because the individual inherited its fluidity directly from the parental zoid, the point of attachment of birth to the maternal body always become proximal end of the blastocyst। देखो टोटल यहाँ पे क्या कहता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब एक नया बर्ड अपने पेरेंट से अलग होके आता है तो उस समय क्या होता है कि वो एक ब्लास्टोजॉइड प्रक्रिया से गुजर के आता है। ठीक, एक ब्लास्टोसाइट प्रक्रिया से गुजर के आता है, जो उसको हम पेरेंटल जॉइड बोलेंगे एक तरह से भी। और जब क्या कहते हैं, वही हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में, तो उस केस में क्या होता है कि उसको पेरेंट का कुछ ना कुछ इनहेरिटेंट मिला होता है। इनहेरिटेंट मतलब वंश, वंशज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उस केस में इजी हो जाता है, लेकिन जब वो मॉर्फोलॉजिकली बड़ा होता है तब बर्डिंग का केस थोड़ा आसान हो जाता है और एम्ब्रियोजेनेसिस का केस डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये क्या है, ये हाइड्रेलाई है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट, हाउ एवर इन द डेवलपमेंट ऑफ गैम्यूल्स। आपको याद होना चाहिए कल हमने गैम्यूल पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि दो तरह से हमने गैम्यूल पढ़ा था, एक स्पॉन्जिला गैम्यूल पढ़ा था, एक इक्विडाइट गैम्यूल पढ़ा था। दोनों में बेसिकली सिमिलरिटी एक ही थी, बस स्पिक्यूल्स के केस में दोनों अलग हो गए थे। स्पॉन्जिला जो था उसमें मोनोऑक्स स्पिक्यूल्स था, और जो आपका एम्फीडाइट था उसमें एम्फीडेक्स तरह से स्पिक्यूल्स था। ठीक, बाकी केस तो दोनों एक ही थे, और कुछ कुछ सिमिलरिटीज थे, और मतलब काफी सिमिलरिटी थे, कुछ कुछ जो थे थोड़ा डिफरेंट हो जाते थे दोनों में। तो जो हम जब गैम्यूल की डेवलपमेंट की बात करेंगे, उस प्रोसेस में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल इज मच कॉम्प्लिकेटेड दैन द डेवलपमेंट ऑफ एग। ठीक है, जब नया एक इंडिविजुअल बनता है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल किससे बनता है, आर्चियोसाइट से बनता है गैम्यूल के केस में। ठीक, और आर्चियोसाइट क्या कैरी करता है अपने साथ, तो आर्चियोसाइट अपने साथ हिस्टोब्लास्ट एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन कैरी करता है। ठीक, उससे वो क्या करेगा, आर्चियोसाइट खुद से एक नया गैम्यूल फॉर्म करेगा। तो वो जो प्रक्रिया होती है जब एक नया गैम्यूल बनता है, तो वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी के केस में, डेवलपमेंट के केस में। एग के डेवलपमेंट से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जब गैम्यूल एक नया फॉर्म होता है तब इनिशियल स्टेज में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ गैम्यूल्स अगर आफ्टर द डेथ ऑफ हार्टिक। क्योंकि जब एक गैम्यूल बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो पैरेंट बॉडी होती है वो पूरी तरह से मतलब वो डेड हो जाती है और डिकम्पोज हो जाती है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। तो ये किसके केस में था, इफिडाइट के केस में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इफिडाइट तभी परफॉर्म होगा जब पैरेंट बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, तभी इफिडाइट एक नया बनना शुरू होता है, अपना गैम्यूल बनाता है। लेकिन स्पॉन्जिला के केस में हमने ऐसा नहीं देखा था, बस अपनी बॉडी से मतलब पैरेंट बॉडी से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इफिडाइट को यहाँ पे केस लेके चले तो इसी की बात चल रही है इसमें इफिडाइट वाली की, कि आफ्टर दैट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एक नया गैम्यूल परफॉर्म होगा। Sequentially, the polarity of the new individual has been worked out itself। इसमें उस समय क्या होता है कि जो एक नया गैम्यूल परफॉर्म होगा वो खुद से अपना काम करेगा। अब वो खुद से क्या करेगा, जो हिस्टोब्लास्ट क्या करेगा, तो हिस्टोब्लास्ट जो है बहुत सारे सेल को खुद ही क्या करते हैं, क्योंकि हिस्टोब्लास्ट से भी क्या होता है, खूब सारे छोटी छोटी सेल से बना होता है, और वो खूब सारे टिश्यूज को फॉर्म करता है। तो उस समय जो एक सेल है, एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, उसको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, खुद से वो क्या कहते हैं, पूरे के पूरे एक स्पॉन्ज का मतलब पूरे बॉडी फॉर्म का खुद से वो स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है।
और इंडिपेंडेंटली वो जितने भी इंडिपेंडेंट सेल होते हैं खुद से वो सारे की सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और एक नया स्पॉन्ज, एक नया गैम्यूल परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसलिए जो गैम्यूल का केस है वो एग केस में ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। वही हम एग के केस की बात करें, एग को देखो, जब भी हम एग का वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझना कि यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और गैम्यूल मतलब आप जानते हैं एसेक्सुअल चल रहा है। तो एग केस में क्या होता है कि वहां पे जो पैरेंट बॉडी है वही फीडिंग करता है। ठीक, वही क्या कहते हैं, पूरे एक एग को फीड करने का काम करता है। उसको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको ऑलरेडी बनी बनाई चीज दी जाती है। लेकिन गैम्यूल के केस में क्यों ये डिफिकल्ट हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको खुद से इंडिपेंडेंटली विदाउट पेरेंट सेल, विदाउट एनीथिंग, विदाउट द हेल्प ऑफ पेरेंट एंड अदर्स, वो खुद से चीजें, खुद से एक नया गैम्यूल, एक नया स्पॉन्ज परफॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। नाउ most egg contain information of two development programs, larva and adults। तो बेसिकली अब क्या कह रहा है कि बहुत सारे जो एग होते हैं वो कंटेन करते हैं, क्या अपने साथ लेके चलते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जानकारी, साथ ही साथ विकास के जितने भी प्रोग्राम है, मतलब उसकी प्रक्रिया है, वो सारी चीजें लेके चलते हैं। और बेसिकली किसके केस में चलता है, तो ये लार्वा और एडल्ट के केस की बात चल रही है। अब अगर आप देख रहे हो लार्वा और एडल्ट, तो अब ये मत समझना कि लार्वा एडल्ट मतलब ये तो क्या कहते हैं, एक एडल्ट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, लार्वा बात कर रहा है तो किसी कहते हैं एनिमल की बात कर रहे हैं, नहीं, लार्वा एडल्ट की बात चल रही है। तो ये किसी कर रहा है, फ्रॉग से कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि आपका इसी में आप पढ़ेंगे, जब फ्रॉग का केस पढ़ेंगे, जब रेट्रोजेंसिस आएगा, तो ये जो रेट्रोजेंसिस आपका ये पेपर 3rd है, ठीक है, पढ़ेंगे आप जल्दी इसको भी। जब रेट्रोजेंसिस आप पढ़ेंगे तो उस केस में आप लार्वा और एडल्ट की चीजें आप उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो आपको और चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो लगातार क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ चीजों का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि इन ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स में क्या देखेंगे, आफ्टर अ बर्ड, बर्ड के बाद, ठीक, बर्ड तो जानते ही क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट जो कि पैरेंट बॉडी से डिटैच होता है, जिसको बड़ा होना होता है। तो बर्ड में क्या होता है, हैज ग्रोन टू सर्टेन डिग्री मिनिमल साइज, इट बिकम्स contracted at least partially from the parental, then the fold starting bundles are divided in ठीक है। बेसिकली क्या कहता है इसमें, तो इसमें ये कहता है कि जैसे कि कोई एक ट्यूनिकेट है, अब ये क्या करेगा, इसको बड़ा होना है, तो जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा कि बेसिकली अब ये कहते हैं पहले एक लार्ज परफॉर्म होगा, मतलब वो डिवाइडेशन का काम चलेगा। जब यहाँ पे डिवाइडेशन का काम चलेगा तो पहले तो धीरे धीरे चलेगा ना, तो जितने भी इनर वेसल्स हैं, मतलब ये बीच में गैप है, इनर वेसल्स हैं, वो थोड़े थोड़े पहले डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये है तो पहले ये से अलग होगा, फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद वो एक फोल्ड बनाएगा। जब ये फोल्ड बनाएगा, आर्टी आर्टियल फोल्ड क्या होता है, एक तरह का फोल्ड होता है जिसमें जो सेम पार्ट का, मतलब जो सेम चीजें हैं वो अलग होती हैं। तो एक फोल्ड अलग बनाने के बाद नया अलग अलग दो दो ट्यूनिकेट, क्योंकि सेक्शन में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं, सेक्शन में डिवाइड होने के बाद अलग अलग ट्यूनिकेट्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, साथ ही एक और हम बात करें तो एक और हम देखेंगे किसमें, डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉटलेस एंड बर्ड डिक्स। तो बेसिकली मैं इतने कहूंगी कि इसको मत ही लिखना, ट्यूनिकेट लिखने मतलब उतना लिखने के बाद ट्यूनिकेट का एक बना देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जब पानी में प्रेजेंट होता है तो दो पार्ट में डिवाइड, मतलब एक दो पार्ट में पहले ऐसे रहता है एक साथ, फिर एक नया एक फोल्ड बना देता है, एक आधा कर देता है। जब ये दो पार्ट में रहते हैं एक साथ, एक ऐसे और समझे एक फोल्ड है ऐसे, तो यहाँ पे क्या ये फोल्डेड है, ये दो पार्ट में फिर अलग हो जाता है पानी में ही। और पानी में ही अलग होने के बाद क्या करता है कि एक नया तरह से ये ब्रॉटलेस बनाता है, एक नया ब्रॉटलेस पर फॉर्म करता है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है डियर, इसमें यही होता है कि यहाँ पे है तो इस तरह से फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, और अलग होने के बाद ये एक नया आपका ब्रॉटलेस बनाएगा, यही पूरी बात चलती है। और इसमें कुछ चीजें जैसे आपको देखो, जैसे कि नर्व सिस्टम हो गया,
क्योंकि नर्व सिस्टम क्या होता है, नर्व सिस्टम बेसिकली क्या करेगा कि उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि इस चीज़ को इस तरह से परफॉर्म करो। और नर्व सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एंटीरियर फॉर्म में। आपको पता होना चाहिए दो फॉर्म होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, AP। तो एंटीरियर जो होता है ये हमेशा क्या कहते हैं, पीछे के पार्ट को डोनेट करता है, पोस्टीरियर हमेशा आगे के, सॉरी, एंटीरियर आगे के पार्ट को करता है, पोस्टीरियर हमेशा पीछे के पार्ट को डिनोट करता है, ठीक। और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं इन्फॉर्म, मतलब इसको एक तरह से छोड़ ही दो, कोई मतलब नहीं इसका। बाकी यहाँ तक एक बार फिर देखेंगे, रिकैप कर लेते हैं, तो इसमें हमने क्या अभी तक देखा। तो अभी तक हमने ये देखा टोटली अभी तक हमने ये देखा कि जो ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, बेसिकली ये एसेक्सुअल में होता है, ब्लास्टोजेनेसिस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फिर क्या हमने देखा था कि जो ब्लास्टोजेनेसिस होता है सोमैटिक सेल्स को चाहिए होता है S, और एम्ब्रियोजेनेसिस को G, मतलब जर्मिनल सेल्स से परफॉर्म होता है। फिर हमने और देखा कि बेसिकली इन दोनों को जब ये दोनों डेवलप होते हैं तो इनमें काफ़ी सिमिलरिटी रहती है, लेकिन मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोजेनेसिस में जब केस शुरू होता है तो वहाँ भी इनकी सिमिलरिटी शो रहती ही है। लेकिन आगे चलने के बाद क्या कहते हैं, जब हम डिटेल चीज़ों की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सिमिलरिटी थोड़ी सी डिससिमिलरिटी में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने ये देखा था कि जब ब्लास्टोजेनेसिस हम पढ़ते हैं तो फ्यूजन के केस में क्या देखते हैं कि फ्यूजन के केस में हम ये देखते हैं कि क्या कहते हैं, जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें से वो डिवाइड होता है। और उस केस में क्या होता है, फ्यूजन वाले केस में, तो पहले ये देखते हैं कि जो ब्लास्टोजेनेसिस होता है वो सिंपल होता है एक नया इंडिविजुअल से ज़्यादा। लेकिन जब हम दूसरा केस पढ़ते हैं तो दूसरे केस में हम ये देखते हैं कि जो बडिंग का केस आता है, जब एक नया बर्ड अलग होता है अपने पैरेंट बॉडी से, तो उसका केस जो है वो कॉम्प्लेक्स जाता है किससे, एज कम्पेयर टू एग, मतलब एक एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में वो अलग हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या कहते हैं, वो जो नया बर्ड होता है वो अलग जब हुआ होता है तो उसको अपनी बॉडी को खुद से डेवलप करना होता है। और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था मॉर्फोजेनेटिक इसी जब केस चलता है, इसी में बडिंग के केस में मॉर्फोजेनेटिक केस चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बडिंग का प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में। ऐसा इसलिए होता है, बडिंग का केस आसान हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतने सारे ऑर्गन नहीं चाहिए होते हैं, उसको हर एक समय पे न्यूट्रिशन मिले, मतलब नरिश किया जाए। एक तरह से नरिश मतलब क्या होता है, देखभाल करना, देखभाल हो। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में क्या होता है कि जो पेरेंटल है, मतलब पैरेंट के अंदर जो मतलब वो फॉर्मेशन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा उनको नरिशिंग करना चाहिए होता है। हर एक प्रकृति में बॉडी ऑर्गन को परफॉर्म करना होता है और कहते हैं डेवलपमेंट उसको चाहिए होता है, ठीक। इसलिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। फिर जब हम केस आप तीसरा केस देखते हैं गैम्यूल का केस, तो गैम्यूल के केस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गैमियल के केस में भी जब इनिशियल स्टेज पे कहते हैं कोई चीज़ शुरू होती है, ठीक। इनिशियल स्टेज पे जब कोई चीज़ मतलब गैमियल जब एक नया इनिशियल बनाता है तो बहुत ज़्यादा ही उसको अपनी खुद से मेहनत करके खुद से वो एफर्ट करता है अपने को, और एक नया स्पॉन्ज, एक नया ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। लेकिन वही अगर हम एग की बात करें तो एग के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के तौर पे क्या होता है कि एग को क्या कहते हैं, अपने से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो ऑलरेडी जो पैरेंट बॉडी है उसको वहां से मिल जाता है सब कुछ, ठीक।